लोगों के लिए न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूं जिसका नेम ओनली फॉर लव है। और ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसके साथ उसकी दोस्त बातें कर रही होती है कि तुम्हें ये वाला इंटरव्यू का चांस नहीं मिला। पर फिर भी शोई अपसेट नहीं होती। उसे यही होता है कि अगर ये वाला इंटरव्यू नहीं मिला तो अगला कोई मिल जाएगा। बट ये वाला इंटरव्यू किसी और का नहीं बल्कि शियान का लेना था। और एक दूसरी लड़की खुश हो रही होती है जिसको इंटरव्यू मिल गया था। अभी हमारा मेल लीड हमें दिखाया जाता है जिसका नेम शियान होता है। उसको उसके इंटरव्यू के बारे में बताया जा रहा होता है और बाकी मीटिंग्स के बारे में भी बताया जा रहा होता है। अब वो जैसे इंटरव्यू लेने वाली लड़की का नाम सुनता है तो वो फौरन से रिजेक्ट कर देता है। कहता है कि जो पहले वाली लड़की मेरा इंटरव्यू लेना चाहती थी उसी को वो लोग भेजेंगे तो मैं इंटरव्यू दूंगा, वरना मुझे बस क्वेश्चन भेजते ताकि मैं उसका इंटरव्यू देकर भेज दूंगा, किसी से भी पर्सनली नहीं मिलूंगा। अब ये बात सुनने के बाद उसका सिस्टम भी कुछ चुप हो जाता है। फिर हमें शोई दिखाई जाती है जिसको उसकी डायरेक्टर ने बुलाया होता है। अब ये तो अपने डायरेक्टर के पास तो जाती है पर शियो को तो यही लग रहा होता है कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया होगा और ये इंटरव्यू उसके हाथ से चला गया है। और काफी बातें इंटरव्यू के बारे में करी होती है कि आपको मुझे कंफर्ट करने की जरूरत है, मुझे पता है कि आप मुझे कंफर्ट करेंगी। अब वो भी बस चुपके की बातें वगैरह सुनी जा रही होती है। पूछने लगे कि आज तो तुम काफी अच्छे से तैयार होकर आई हो, आज कहां पर जाना था? तो वो बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड की बर्थडे थी तो मैंने उसके पास जाना था इसलिए मैं तैयार होकर आ गई। और हाँ, अगर मुझे शियान का इंटरव्यू मिल जाता है तो मैं उसकी बर्थडे में भी नहीं जाऊंगी बल्कि उसके इंटरव्यू में जाऊंगी क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात सुनने के बाद उसको बता देते हैं कि तुम सेलेक्ट हो गई हो, तुम्हें ही शियान ने चूज किया तुम्हें इंटरव्यू के लिए। अब ये तो काफी खुश हो जाता है, लगती है कि मैं तैयारी वगैरह करने के लिए जा रही हूँ। तो वो इसे रोकर पूछने लगती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की बर्थडे का क्या होगा? तो वो कहने लगती है कि वो बर्थडे भी फिर कभी मना लूंगी, हर साल तो उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करती हूँ, अगर एक बार नहीं भी करूंगी तो क्या हो जाएगा। ये कहकर वहां चली जाती है। शियान दिखाया जाता है जो एक मीटिंग में जाता है। मीटिंग में जाने से पहले बार से देख रहा होता है कि वो लोग किस तरह बैठे हुए हैं। एक तो इसका अपना होता है, दो लोग दूसरी कंपनी के होते हैं। एक बिल्कुल अकेला बैठा होता है जबकि एक दूसरे वाला इसकी कंपनी के पर्सन से बातें वगैरह लगा होता है। ये देखकर वो भी एक एम्प्लॉय से कह देता है कि मुझे 2 कोल्ड ड्रिंक्स ला दो। और इधर शोई दिखाई जाती है जो इसी के सामने तो बैठी होती है और शियान की पिक को ढूंढने की ट्राई करी होती है कि कहीं पर तो उसकी पिक मिल जाए, उसकी फेस का पता लग जाए। पर कोई भी उसको पिक नहीं मिली होती। जो भी पिक होती है वो क्लियर नहीं होती जिससे उसको पूरे फेस का पता नहीं लगता, सिर्फ हाफ फेस उसे नजर आता है। अब यही सोच होती है कि मैं उसको पहचानूंगी कैसे अगर मैं उनसे मिल भी लेती हूँ। वो तो इतना एक्टिव ही नहीं है, ना ही किसी सोशल मीडिया के सामने आता है, ना ही कोई पिक देता है। अब इधर शियान भी कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद अंदर आ जाता है। जैसे ही वो इसे अंदर आते हुए देखते हैं तो दूसरी कंपनी का सीईओ इससे हैंडशेक करने वाला होता है। शियान तो उसे फुल इग्नोर कर देता है और पास में बैठे लड़के से बातें करने लगता है। यहाँ तक कि उसको अपने हाथ से कोल्ड ड्रिंक भी देता है, साथ में उसके पी भी रहा होता है। उससे थोड़ी बहुत बातें करने के बाद अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसको एक दूसरे रूम में ले जाओ, मैं इससे बाद में बात करूंगा। ये कहकर उसको वहां से भेज देता है और इनके साथ बैठ जाते हैं, इनसे बात वगैरह कर रहा होता है। वो बताता है कि मैं तुम्हारे डैड का बहुत अच्छा दोस्त हूं, मैंने तुम्हारे डैड ने बहुत से काम एक साथ किया है इस कंपनी के, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे सामने मेरा नेम जरूर लिया होगा। तो वो बताने लगता है कि जी मेरे डैड ने आपका नेम लिया हुआ है। इस बात से वो काफी खुश होता है पर उसकी खुशी ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहती क्योंकि शियान कहने लगता है कि अगर आप मेरी कंपनी के साथ काम करना चाहते हो तो मुझे इसका प्रॉफिट भी होना चाहिए, ना कि मुझे आपको रखने का नुकसान हो, क्योंकि ये कंपनी है ना कि कोई चैरिटी ऑर्गेनाइज। ये सुनकर तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो तो वहां से चला जाता है। शियान उसको चाहते हुए नहीं रोकता बल्कि कहता है कि इसको बाहर तक छोड़ कर आओ क्योंकि उसे बस अपनी कंपनी अजीज थी, उसके अलावा कोई भी पर्सन उसको अच्छा नहीं लगता था जो उसकी कंपनी को नुकसान पहुंचाए। अब शियान ने जिस पर्सन को इस रूम से दूसरे रूम में भेजा था उसी से जाकर बातें वगैरह करने लगा है, यहाँ तक कि उसके साथ काम करने के लिए भी तैयार हो गया था। वो तो खुश होकर वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाने के बाद वही वाला आदमी आ जाता है जो दूसरे सीईओ के साथ बैठा हुआ था। वो आकर उसके बारे में बात करने लगता है, वो कितनी बड़ी कंपनी का मालिक था, अगर वो कुछ भी हमारे बारे में कर देता तो हमें कितना नुकसान होगा। शियान कहता है कि मुझे उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो चीज चाहिए मुझे वही चाहिए, कोई भी मेरी बात को बदल नहीं सकता। ये बातें करने के बाद उसको वहां से भेज देता है। अब ये शियान के पास से तो चला गया था पर जाते हुए किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। अब शियान अपने ऑफिस में आकर बैठ जाता है। ऑफिस में आने के बाद उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस्टर जैंग आपको एक इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलवाना चाहते हैं। ये बात सुनते वो उसका रिज्यूम देखने लगता है। रिज्यूम से पता लगता है कि जो आने वाला पर्सन उसका नेम यूया है और वो प्रोफेसर भी है। अब ये सब पढ़ने के बाद ये तो मिलने के लिए उसे तैयार हो जाता है क्योंकि वो आज की पार्टी में आने वाला था जो शियान को भी अभी पता लगे, इसलिए वो सारे अपने शेड्यूल वगैरह कैंसिल करने को कहता है जिसमें इंटरव्यू वाला भी होता है। और शोई दिखाई जाती है जो वॉशरूम में आने के बाद अपने बॉयफ्रेंड से आकर बात कर रही होती है, उसको सारी बात के बारे में बताते हैं कि मुझे इंटरव्यू आ गया जिसकी वजह से मैं तुम्हारी बर्थडे में नहीं आ पाऊंगी। तो वो कहने लगता है कि ये क्या बात है, साल में एक ही तो बार बर्थडे आती है तो वो भी मेरे साथ सेलिब्रेट नहीं करोगी। तो वो कहने लगती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मुझे इंटरव्यू ना आता तो मैंने तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जरूर आना था, पर सॉरी अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो वो भी इसकी बात समझ आता है, कहने लगता है कि कोई बात नहीं, इंटरव्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना। तो शोई उसे दोबारा से सॉरी वगैरह करने लगता है। फिर कॉल कट हो जाती है। इसकी दोस्त भी वॉशरूम से बाहर आकर पूछने लगती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने क्या कहा। तो कहती है कि वो मेरी बात समझ गया है। ये बात सुनकर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा कूल है, वो ज्यादा चिकू टाइप नहीं है जो तुम्हें हर जगह से जाने से रोके, बल्कि वो तुम्हारी बात को समझता है। ये बात करने के बाद वॉशरूम से जैसे ही जा रही होती है तो उसको शियान के असिस्टेंट की कॉल आ जाती है जो उसे बताता है कि आपका इंटरव्यू कैंसिल हो गया है। ये सुनकर वो कहने लगती है कि क्या मतलब मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया है। तो कहता है कि नेक्स्ट वीक में आपको इंटरव्यू लेने के लिए कभी भी बुला लिया जाएगा, पर इस वीक में वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे सकते। पर आगे से शोई कहने लगती है कि चाहे मुझे 2 घंटे का 1 घंटे दे दो, मैं उसी में इंटरव्यू ले लूंगी, चाहे जितना भी टाइम हो जाए आज नाइट में ही दे दे। पर वो कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये कहकर कॉल कट कर देता है। अब शोई भी शियान के प्राइवेट शेड्यूल का पता लगवा लेते हैं कि उसकी पार्टी कहां पर हो रही है और वहीं पर उसी जगह पे पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद उसके असिस्टेंट को कॉल करती है और उसको बताती है कि जहां पर पार्टी हो रही है मैं वहीं पर आ गई हूं। वो भी इसको यहां पर आए हुए देख लेता है। अब उसे कहता है कि आप कहीं पर बैठने की जगह ढूंढ ले ताकि मैं आपको पता करके बता दूंगा कि उनके पास टाइम है या नहीं। अब शोई भी इस बात के बाद एक जगह पर जाकर खड़े होकर लोगों की बातों को सुनने लगती है जो उसे यू प्रोफेसर के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनकी बातों को अच्छे से सुनने के बाद वो जैसे अंदर पार्टी में जाने लगते हैं तो डोर ओपन देखकर ये भी अंदर की तरफ देखने लगते हैं तो वहां पार्टी में यू भी होता है पर ये बिल्कुल भी नोट नहीं करती। और इधर शियान दिखाया जाता है जो अपना तैयार हो रहा होता है तो उसका असिस्टेंट भी उसके पास होता है, सारी बातों के बारे में बता रहा होता है। ये भी बताता है कि आपका फ्रेंड गंजन बस 10 मिनट में पहुंच जाएगा। उसके फेस को देखते हुए शियान उसे पूछने लगता है कि तुमने और क्या बात करनी है। तो वो भी शोई के बारे में से बताने लगता है कि वो यहाँ पर भी आगे, मुझे नहीं पता कि उसको आपके प्राइवेट शेड्यूल के बारे में कैसे पता लगा, पर वो चाहती है कि आप उसको इंटरव्यू दे दें। तो शियान कहने लगता है कि मैंने बोला तो था कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या तुमने उसको नहीं बताया था। तो वो कहता है कि मैंने उसे बताया था पर वो फिर भी आगे कि मेरे पास आगे टाइम नहीं होगा इंटरव्यू लेने का, तो प्लीज आज ही मुझे इंटरव्यू दे दे और शायद मुझे आगे मौका भी ना मिले। तो शियान कहने लगता है कि मैं तो नहीं इंटरव्यू दे सकता क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो तुम ऐसा करो उसको खाने पीने के लिए कुछ दे दो क्योंकि वो इतनी दूर से यहाँ तक आई होगी और फिर उसके घर जाने के लिए भी गाड़ी का इंतजाम करो, यहाँ से टैक्सी वगैरह नहीं मिलती। और शोई दिखाई जाती है जो बैठकर सभी लोगों को देख रही होती है, उसके पेट में भी दर्द हो रहा होता है तो जल्दी से मेडिसिन निकाल कर लेने वाली होती है पर देखते हैं कि ग्लास में पानी नहीं है। ये देखकर पानी लेने के लिए जाने लगते हैं पर आगे से यू आ जाता है जो उसको पानी दे रहा होता है। ये उसे पानी तो ले लेती है और यू को रोककर कहने लगती है कि आप वहीं प्रोफेसर हो ना। तो वो बताता है कि हाँ आपको कैसे पता। तो वो बताती है कि मैं भी फाइनेंस की इसलिए सर्च वगैरह करती रहती हूँ तो वहीं से मुझे पता लगा आपके बारे में और जहाँ पर आप प्रोफेसर मैं भी वहीं से पढ़कर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक लेक्चर तो मैं आपका भी लूं। इस बात से यू खुश हो जाता है, कहता है कि क्या सच में तुम वहीं से पढ़कर आई हो। तो वो बताती है कि हाँ मैं इस कंपनी में अपनी बॉर्डर का काम करती हूँ। यहाँ तक कि वही दूसरे को वीचैट में भी ऐड कर लेते हैं और ये सब दूर से खड़े होकर शियान भी देखने लगता है क्योंकि अभी तो उसे शोई के बारे में नहीं पता होता और सिस्टर बताने लगता है कि वही लड़के जो आपका इंटरव्यू लेना चाहती है। और शियान जैसे ही शोई का नाम सुनता है तो उसको एक फ्लैशबैक याद आता है जब वो इसी यूनि में क्या हुआ था और शोई को एक अवार्ड मिलता है। ये बस शोई का नेम सुनता है, इतने में इसको कॉल आ जाती है जिसकी कॉल सुनने के लिए यहाँ से उठ के चला जाता है। शोई का फेस भी नहीं देख पाता और वैसे प्रेजेंट भी आ जाता है जहाँ पर इसका फ्रेंड कांजिन भी पहुंच चुका था और वो सभी लोगों से बातें कर रहा होता है। बस शियान तो उसके साथ में खड़ा हुआ था और यायू शोई से बातें वगैरह कर रहा होता है। जैसे मुड़कर उनकी तरफ पीछे की तरफ देखता है तो वो लोग भी इसको अपने पास बुला लेते हैं। उनको देखकर यहाँ से एक्यूज लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये भी अपनी मेडिसिन ले लेते हैं। मेडिसिन लेकर जैसे तो उसी तरफ देखता है तो शियान को जाते हुए देखकर उसे देखती कि देखते आ जाती है और जैसे
जैसे उसके पीछे भागे तो आगे से सिक्योरिटी वाले से रोक लेते, अंदर नहीं जाने देते क्योंकि कोई प्राइवेट पार्टी थी। अब अंदर जाने के बाद और शियान दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं और थोड़ी बहुत बातें भी कर रहे होते हैं। वांची जो सभी लोगों को यूसे मिलवा रहा होता है उसका इंट्रोडक्शन भी करवाता है। अब ये भी सबको थैंक्स कहता है और उनके साथ ड्रिंक करता है। अब ये तीनों साथ में खड़े होकर बातें वगैरह करने लगते हैं और शोई दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड के आने का वेट कर रही होती है। वेट कर ही रही होती तो वहां पर एक पर्सन शोई को पहचान लेता है, इसको थैंक्स कहने लगता है कि तुमने जो मेरे लिए मैगजीन लिखी थी वो बहुत अच्छी गई थी। यहाँ तक कि उसको लिफ्ट देने का भी बोलता है और वो कहने लगती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूं, वो आता ही होगा। अब वो तो ये सुनकर वहां से चला जाता है। दूसरी कार वाला उसको बुलाने लगता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, इतनी तेज बारिश हो रही है। अब वो फ्लर्टी से लड़का था कि उसको भी मना कर देती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है। वो तो उल्टा इसे मजाक करके चला जाता है कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता तो तुम यहाँ पर उसका वेट न करी होती। इसको तो उसकी इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसका पेट भी साथ में दर्द हो रहा होता है और बार-बार शिंजाओ को कॉल कर रही होती है कि तुम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। तो कहते हैं कि ट्रैफिक में फंसा हुआ तो पहुंचने वाला हूं। और शियान दिखाया जाता है जो अपनी कार से आ रहा होता है तो उसका असिस्टेंट शोई को खड़े हुए देख लेता है, कहने लगता है कि अभी तक यहीं पर है। ये सुनकर शियान कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि उसके लिए कार का बंदोबस्त करवाओ, तुमने क्या नहीं करवाया था। तो वो बताता है कि मैंने कहा था पर उसने बोला कि उसका बॉयफ्रेंड उसको पिक करने के लिए आ जाएगा तो मैंने इसलिए उसके लिए कार का बंदोबस्त नहीं करवाया। तो शियान कहने लगता है कि चलो ठीक है अब अपनी कार को साइड में लेकर जाओ। ये जैसे ही जाकर कार साइड में लगाते हैं तो शोई को लगता है कि फिर से कोई ना कोई लिफ्ट देने वाला इसको आ गया है, इसलिए वो बोल देती है कि मुझे पता है कि बारिश तेज हो रही है और ये भी पता है कि तुम मुझे लिफ्ट का बोलोगे पर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने के लिए आ रहा है। ये बात कहने के बाद जैसे ही कार की तरफ देखते तो विंडो नीचे होने पर उसे पता लग जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शियान था। ये देखने के बाद वो बेहोश हो गई थी कि उसने ये क्या बोल दिया और शियान भी एक सेकंड के लिए भी वहां पर नहीं रुकता, वहां से चलने को बोलता है। असिस्टेंट शियान को समझाने की ट्राई कर रहा होता है कि वो काफी ज्यादा थकी होगी ना बारिश में खड़े होकर और देखो कितनी प्यारी भी थी और थोड़ा गुस्सा भी आया होगा इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। अब उसकी बातों को सुनकर शियान कहने लगता है कि अच्छा वो तुम्हें इतनी प्यारी लगती है और उसकी तुम्हें बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है ना, तो एक काम करो तो असिस्टेंट का काम छोड़कर गॉसिप वाला काम स्टार्ट कर दो। ये सुनकर वो कहने लगता है कि नहीं मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अब इनकी ये बातें चली रही होती है तो असिस्टेंट देखता है कि शोई को उसका बॉयफ्रेंड सच में लेने के लिए आ जाता है। ये बात वो शियान को भी बताता है कि वो ठीक हो रही थी, उसका बॉयफ्रेंड सच में इतनी प्यारी लड़की का भी बॉयफ्रेंड हो सकता है, मुझे नहीं पता था। शोई जो जाओ के साथ बैठकर जा रही होती है उसे पूछने लगती है कि तुम्हारी बर्थडे कैसी रही। तो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी तो मेरी बर्थडे कैसी गुजर सकती है। तो ये उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ बर्थडे पर कौन था। तो कहता है कि गेस करो कौन हो सकता है। तो उसके फ्रेंड का नेम लेती है पर कहने लगती है कि वो काफी अच्छी परफ्यूम लगाता है, उससे जरा पूछ कर आना कि वो कौन सी वाली परफ्यूम लगाता है ताकि वो परफ्यूम तुम भी यूज करो, तुम पर भी सूट करेगी। अब जाओ के फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा होता है कि ये कोई ना कोई बात छुपा रहा है। बट फिर भी शोई का घर आ जाता है तो वो अपने घर के लिए उतरने से पहले इसकी चिप पर किस करके वहां से चली जाती है और जैसे घर के अंदर जाती है तो जाओ कॉल अटेंड करता है जो उसको बार-बार आ रही होती है। शोई के होते हुए कॉल अटेंड कर रहा था। अब जैसे कॉल अटेंड करता है तो कॉल वाला पर्सन कोई शॉकिंग न्यूज बताता है जिसे सुनकर ये शॉक हो गया था और शोई भी घर पर पहुंचने के बाद अपने भाई को ढूंढ रही होती जो उसे कहीं पर भी मिल रहा होता। तो वो सोचती है कि जाओ की कार में रह गया होगा। ये सोचकर वो अपनी लोकेशन को देखते तो पता लगता है कि जाओ तो हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है। ये सोचने लगती है कि वो हॉस्पिटल में क्या करने के लिए गया होगा, क्या वो बीमार है इसलिए हॉस्पिटल में उसको देखने के लिए जाती है। पर आगे से तो कुछ और ही देख लेते हैं कि जोई लड़की के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ रहा है। ये देखने के बाद शोई सोचता है कि ये लड़की इसकी फ्रेंड होगी, ऐसे मुझे कुछ और नहीं सोचना चाहिए। पर अभी ये बात सोच रही होती है तो वो लड़की इसको हाँ कर लेती है कि कोई किस भी करती है देखकर इसका अम्ब्रेला हाथ से गिर जाता है और वापसी टैक्सी पर जा रही होती है पर होते हुए जा रही होती है। जो दिखा जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के पास खड़ा हुआ था उसके पास जाने लगता है पर जो आगे से कहने लगती है कि प्लीज अभी नहीं जाओ, मुझे ऐसे लगेगा कि मैंने कोई ड्रीम देखा था तुम मेरे पास नहीं आए, थोड़े टाइम के लिए मेरे पास रुक जाओ ना। अब कहते हैं कि नहीं तुम्हें भी घर जाना चाहिए, मुझे भी घर जाना चाहिए। तो कहने लगती है कि चलो ठीक है मेरे अंकल भी मेरा वेट कर रहे होंगे। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद जाओ जब अपनी कार के पास आता है तो उसको अपनी कार पर वही वाला ब्रेसलेट मिलता है जो उसने शोई को दिया था कि कहकर के हम हमेशा साथ में रहेंगे और शोई इसको ब्रेसलेट वापस कर गई थी। और घर पर वापस शोई आने के बाद उसकी ढेर सारी चीजों को निकाली होती है, यहाँ तक कि उसके साथ ली हुई पिक को भी हाफ ऑफ कर देती है, अपनी वाली पिक को अपने पास रख लेती है, उसकी वाली को उसके पास भेज देती है। अब इसने बॉक्स तो बना लिया तो इमेजिन करने लगते हैं कि वो जब आएगा तो मैं उसको बात सुना दूंगी कहूंगी कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है और वो मुझसे माफी मांग रहा होगा। बट रियलिटी में जैसे वो डोर नॉक करता है तो ये डोर ओपन करने के लिए जाती है पर आगे से पता लगता है कि वो तो खुद ही से ब्रेकअप करने के लिए आया। बताने लगता है कि तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा था कि मैं किसी से भी प्यार नहीं कर पाऊंगा पर उससे मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि हमेशा हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, हार्ड वर्क के बगैर भी बहुत कुछ मिल सकता है। और तुम्हें पता है कि उसकी फैमिली बहुत ही फैमिली है तो मुझे वहां पर ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको चूज किया है। आखिर ये मेरी जिंदगी का इंपॉर्टेंट डिसीजन था तो मैंने सोच समझ कर लिया। अगर तुम चाहते हो तो हम दोबारा फ्रेंड्स अच्छे बन सकते हैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के अलावा। शोई उसकी बात सुनने के बाद उसकी चीजों को वापस करके डोर बंद कर देती है और कहती है कि कभी भी मैं तुमसे दोस्ती ना करूं। तो डोर पर खड़े होकर अभी रिलैक्स हो रही होती है तो बाहर से आवाज आती है जिसे सुनकर देखने भाई लगती है तो पता लगता है कि जाओ तो बॉक्स को चेक करा तो उसमें से किसी चीज को ढूंढ रहा था और जैसे उसको वो चीज मिल जाती है तो वो तो वहां चला जाता है। पर उसकी ये सब हरकतें देखकर शोई को उस पर काफी गुस्सा आ रहा होता है और शोई की फ्रेंड भाई दिखाई जाती है जो बाहर में आकर बैठी होती है। वहां पर एक लड़का इसको देखकर इसके पास भी आता है पर ये ज्यादा उस लड़के को मुंह नहीं लगाती है, कहने लगती है कि तुमने बस मुझे एक ड्रिंक ही तो लेकर दी थी और ऐसा क्या कर दिया जो मैं तुम्हें खुद को दे दूं। ये कहकर भाई वहां चली जाती है वापस शोई के घर पर आकर बैठी होती है। शोई से पूछने लगती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम पर चीट किया तो तुमने क्या किया। तो कहती है कि कुछ भी नहीं किया, बस एक तो जगह पर टांगे मारी थी। तो वो बताने लगती है कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैंने कार को मारा था, उल्टा मुझे नुकसान हुआ था और कुछ भी नहीं। जो करे तुमने ऐसा कुछ नहीं किया वरना बहुत ही ज्यादा कर्जा वगैरह तुम पर आ जाना था। और शोई से बताने लगती है कि जब मैंने उसको चीजें दी तो उसने सिर्फ एक ही चीज वहां से लेकर गया वही वाला गोल्डन बैग। ये देखकर तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आया। पहले मैं सैड थी उसके जाने के बाद पर ये देखने के बाद मुझे तो उस पर गुस्सा आ रहा है। तो भाई भी उसे समझाने लगती है कि अब तुम्हें भी कुछ ऐसा बन के दिखाना है कि वो तुम्हें देखते का देखता रह जाए। तो शोई भी कहती है कि हाँ तुम क्या तो ठीक रही हो। इधर शियान दिखा जाता है जो किसी चीज के बारे में सर्च कर रहा होता है तो उसके सामने पर शोई का फेस नजर आ रहा होता है और अभी उसके बारे में सोच रहा होता है तो उसकी नाइस की कॉल आ जाती है और शोई जो ग्लासेस लगाने के बाद अपने काम के लिए आते हैं तो रास्ते में उसकी ड्राइवर से मिल जाती है जो उससे पूछती है कि तुम्हारे इंटरव्यू का क्या बना। तो वो बताते हैं कि अभी इंटरव्यू नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने शेड्यूल को आगे कर दिया है। वो कहते हैं कि शियान तो हमेशा से शेड्यूल्स को आगे करता रहता है और क्या पता वो तुम्हें इंटरव्यू बना दे। पर आगे से शोई कहने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम वैसे भी जर्नलिस्ट हैं, हमें तो इन चीजों का सामना करना पड़ता है, कभी भी शेड्यूल आगे पीछे हो जाते हैं और मैं तो इंटरव्यू का वेट करूंगी। ये कहकर अपनी एडिटर इनके ऑफिस में आ जाती है। वहां आने के बाद उस इंटरव्यू के बारे में बता रही होती है वो भी बताती है कि उन्होंने शेड्यूल को आगे कर दिया, अभी नहीं पता कि वो इंटरव्यू को कब करें पर तुम्हें उसके असिस्टेंट को पूछते रहना है। और उसकी सनग्लासेस को देखकर पूछने लगती है कि तुमने यहाँ पर सनग्लासेस क्यों लगाई, यहाँ पर तो सन भी नहीं है। तो उसके सामने जो ग्लासेस को उतार दिया तो उसकी आंखें नीचे से स्वेल हुई थी। ये देखकर वो कहने लगती है कि अगर तुम्हारा इंटरव्यू कैंसिल हो गया था तो तुम अपने बॉयफ्रेंड की बर्थडे पर चली जाती ना। इस पर भी वो ऐसा कोई रिएक्ट नहीं करती। तो एडिटर भी कह देती कि क्या मतलब तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम पर चीट किया है। अब उसके रिएक्शन को देखकर वो समझ आती है कि ऐसा ही हुआ है, हंसने लगती है। तो शोई कहती है कि एक तो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझ पर चीट किया और आप मुझ पर हंस रही हैं। तो वो उसके पास आते हुए कहने लगते हैं कि मुझे तो तुम दोनों साथ में वैसे भी सूट नहीं करते थे, पहले लगता था कि वो या तुम उससे ब्रेकअप कर लोगी पर तुम्हें मेरी एज के होने के बाद पता लग जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला था और तुम्हारे लिए वैसा लड़का नहीं बना बल्कि कोई और लड़का है। तो शोई पूछने लगती है कि किस तरह का लड़का मेरे लिए होगा। तो कहती है कि तुम हार्ड वर्किंग हो, काम करती हो, जॉब करती हो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसा ही कोई होगा और तुम्हें अब अपने इंटरव्यू पर फोकस करना होगा। तो शोई इस बात से खुश हो जाती कहती है कि हाँ मुझे अपने इंटरव्यू पर फोकस करना है। और जैसे बाहर आती है तो दूसरे उसकी कोलीग्स वगैरह देखकर उसे जेलस हो रही होती है कि कैसे इसकी एडिटर के साथ बनती है, वहां से कभी भी डांट खाने के बाद वापस नहीं आती बल्कि हंसकर वापस आ रही होती है। तो शोई भी अपना काम करने के बाद जैसी जगह से चीज लेने के लिए जाती तो वहां पर पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि एक दफा यहाँ से चीज जाओ ने उसे लेकर दी थी। अब इस बात को याद कर रही होती है तो वहां पर जाओ और उसकी न्यू गर्लफ्रेंड की भी एंट्री हो जाती है जिन्हें देखकर ये देखने लगती है कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर ये उल्टे सीधे मुंह बना रही होती है। तो शियो भी शोई को खड़े हुए देख लेती है तो जाओ को उसके सामने कहने लगती है कि मुझे वहां से कुछ खाना। जाओ को तो पता नहीं होता कि यहाँ पर शोई भी है पर जैसे वो मुड़कर देखता है तो शीली को वहीं पर रोक लेता है, कहने
लगता है कि इसका नेम शिनली है, पर शिनली तो वहाँ पर रुकने वाली नहीं थी। वो तो उसको साइड पर करने के बाद वहाँ से चीज लेने लगती है। शॉयी उसे कुछ कहती है पर उसके बैच की तरफ वो देख लेती है और बैच को देखने के बाद वो ज़ाओ से कहने लगती है कि इसको तो हर चीज सेकंड हैंड पसंद है। ये बात कहने के बाद वो तो वहाँ चली जाती है, पर शिनली उसके जाने के बाद कहने लगती है कि ज़ाओ उसने तुम्हें सेकंड हैंड कहा, पर उसको गोल्डन बैच के बारे में तो पता ही नहीं होता। और शियान दिखाया जाता है जो अपनी कार में बैठकर अपने असिस्टेंट से मीटिंग के बारे में बात कर रहा होता है कि सबका क्या क्या शेड्यूल है। इसी में वो शॉयी को भी वहाँ खड़े हुए देखता जो एक ट्रिप पर अपना पाँव मारी होती है, साथ से गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसके सामने ही अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को कार में बिठाकर लेकर जा रहा था। ये देखकर वो भी सोच लेती है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, बस एक बार शियान का इंटरव्यू हो जाए उसके बाद इसको इसके घर के अंदर जाने के लायक नहीं छोड़ना मैंने। अब शियान भी जब वहाँ से जाने वाला होता है तो इतने में इसके कार के बाहर शॉयी आ जाती जाकर पूछने लगती है कि मेरे मोबाइल की बैटरी लो गई, क्या मैं आपका पावर बैंक ले सकती हूँ। अब उसने तो इसका हाफ फेस देखा था इसलिए वो शियान को पहचान नहीं पाती, पर शियान कहते हैं कि मेरे पास पावर बैंक नहीं है। तो वो कहने लगती है कि मुझे राइट दे दो, मैं आपकी कार में बैठकर अपना मोबाइल चार्ज कर लूंगी। ये सुनते साथ ही जैसे शियान अपनी विंडो को ओपन करते तो शॉयी तो उसे देखती रह जाती है और भी कोई शौक होगी कि मैं इसकी कार के बाहर कैसे आ गई। वो भी आगे से कहने लगता है कि जिन लड़कियों का बॉयफ्रेंड होता है मैं उन्हें राइट नहीं देता। ये कहकर विंडो को दोबारा से बंद करने लगता है, पर वो उसे रोकने लगता है और कहने लगता है कि मिस्टर शियान आप, मैं तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू लेने के लिए आई थी, आगे आप यहाँ फ्री तो है, जाते हुए रास्ते में आपका इंटरव्यू भी ले लूंगी। और वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें इंटरव्यू नहीं देना, अभी मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। ये कहकर विंडो बंद कर रहा होता है तो वो से बताने लगता है कि अगर मैंने आपका अभी इंटरव्यू ना लिया तो मेरी मैगजीन का काम नहीं हो पाएगा। अब ये सुनते हुए एक सेकंड के रुक जाता है, कहने लगता है कि मीटिंग के बारे में जो भी बात करनी हो वो बस आप मेरे असिस्टेंट से किया करें, उसी से कांटेक्ट करें, जब आपको टाइम मिल जाएगा तब आप आ जाना। ये कहकर विंडो बंद करने के बाद वहाँ से चला जाता है। बेचारा असिस्टेंट भी आगे से उसे देखते हुए कहने लगता है कि वो तो वहीं की वहीं रह गई। पर शियान कहता है कि अगर तुम्हें उसकी इतनी परवाह हो रही है तो तुम भी कार से निकलकर उसके साथ टाइम अरेंज कराओ ना। तो वो बेचारा आगे से चुप हो जाता है और इधर एडिटर मैनेजर दिखाई जाती है जो यॉलिंग उसकी राइवल को अपने पास बुलाती है, उससे इंटरव्यू के बारे में बातें वगैरह करी होती है। तो वो भी शॉयी के बारे में पूछ रही थी कि उसका इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ, तो वो बताती है कि वो इंटरव्यू कैंसिल हो गया था, आगे उसका शेड्यूल हो जाएगा, वो ले लेगी, इसलिए तुम्हें उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे ये वाला इंटरव्यू तुम नहीं ले पाई हो, पर मुझे ये पता है कि तुम उससे ज्यादा काबिल हो, इसलिए तुम्हें खुद को उससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आगे वाले इंटरव्यूज की तैयारी करो उसके टॉपिक्स की। मैंने तो वैसे तुम्हें भेजा था पर उन लोगों ने उसको सेलेक्ट कर लिया, तो अब मैं उन्हें क्या बोल सकती हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और इधर बाई दिखाई जाती है जो शॉयी के पास आकर उसको सब कुछ बता रही होती है कि शियान की एक नाइस है जो कोई और नहीं बल्कि ज़ाओ की गर्लफ्रेंड है। अब ये सुनने के बाद वो कहने लगती है कि अब मैंने जिसका इंटरव्यू लेने के लिए जाना है उसकी ही नाइस ज़ाओ की मिस्ट्रेस है। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ये सोच के मुझे गुस्सा आ रहा है कि कोई इतना अनलकी कैसे हो सकता है। तो भाई उसे कहने लगती है कि तुम्हें सब कुछ शियान को एक्सप्लेन कर देना चाहिए क्योंकि ये ना हो कि वो तुमसे अपना इंटरव्यू ना करवाए। तो शॉयी कहने लगती है कि सच में मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो भाई कहती है कि हाँ करना तो पड़ेगा, वरना तुम अपने इंटरव्यू से भी जाओगी। शियान दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट से बात करते हुए जा रहा होता है कि इस हफ्ते में मेरे क्या क्या काम है। तो वो बताता है कि आपका पूरा हफ्ता बहुत ज्यादा बिजी है, कोई भी फ्री टाइम नहीं है। अब ये सुनकर शियान कहने लगता है कि उस इंटरव्यू का क्या करना है, उसको भी किसी जल्दी टाइम में अरेंज करवाओ। तो कहता है कि आपके पास इस वीक में तो कोई भी टाइम नहीं, तो कहता है कि इसी वीक में करवाना है। तो कहते हैं कि चलो ठीक है मंडे को रखते हैं। तो ये सुनकर शियान अपने ऑफिस में चला जाता है और फिर उसका असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग है। जिस मीटिंग में ये जाता तो है पर उन लोगों की बात से थोड़ी उल्टी बात करता है कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए और ये चीज चाहिए। उसकी ये सब बातें सुनते हुए बस अभी को गुस्सा भी आ रहा होता है, पर उसकी बात के आगे से कुछ भी नहीं बोल रहे होते कि अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो तुम्हें हर चीज क्लियर करनी होगी कि कहां पर तुमसे गलती हुई है। तो कहता है कि हाँ मैं क्लियर करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। ये बात करने के बाद जब आकर अपने ऑफिस में बैठा होता तो उसके पास अभी के लिए कोई भी काम नहीं था क्योंकि ये वीक एंड हो गया था। पर उसका असिस्टेंट कहता है कि आपने फुल वीक काम किया तो आपको रेस्ट करनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि रेस्ट भी कर लूंगा, पर बताओ और आगे क्या काम है। तो कहते हैं कि काम तो अभी कोई भी नहीं है। इतने में उसे शॉयी का मैसेज आता है। मैसेज देखते साथ ही वो बताता है कि आपने फाइनेंस कंपनी में इंटरव्यू देना है, तो क्या मैं उनको बुला लूं। तो कहता है कि हाँ ये तुम्हें पहले क्यों याद आया, उसको जरा बुलाना। पर उसको याद आता है कि मैंने कल होस्ट के लिए जाना है, तो क्यों ना मैं उसको वहां पर बुला लूं। ये सोचकर उसको आज नहीं बुलाता बल्कि कल का टाइम देता है। अब जैसे शॉयी को ये बात पता चलती है कि फाइनली उसको इंटरव्यू मिल गया, वो तो काफी खुश होती है इस मैसेज को देखने के बाद और तैयारी वगैरह करने के लिए वहां चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी राइवल वहां पर आकर उसकी चीजों को देख रही होती है कि कोई ना कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे उसके काम में गड़बड़ कर सके और उसको एक फाइल मिल भी जाती है। अब शॉयी भी घर पर आने के बाद अपनी फ्रेंड को वीडियो कॉल करके कपड़े वगैरह दिखा रही होती है कि मुझे क्या पहनकर जाना चाहिए। तो वो उसको काफी फिटिंग वाले कपड़े बता रही होती है कि तुम्हें यही पहनना चाहिए ताकि शियान की तुमसे नजर ना हट पाए। तो वो कहती है कि वो कितना रूड है तुम्हें पता है, वो तुम्हें तो देखेगा भी नहीं। तो वो कहती है कि है तो वो लड़का ही ना, और तुम एक लड़की हो तो लड़का लड़की की तरफ देख ही लेता है और तुम्हें ऐसा तैयार होना है कि वो तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए खुद तैयार हो, ना कि तुम्हें तैयार करना पड़े। इस तरह की काफी बातें समझा रही होती है कि तुम्हें किस तरह बैठना क्या करना और क्या नहीं करना। शॉयी जो भी कर रही होती है उसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता, कहने लगती है कि तुम्हें इंटरव्यू लेना ना कि उसको भगाना है। तो कहती है कि चलो ठीक है मुझे सब समझ आ गया है और फिर अपना काम करने के लिए बैठ जाती है कि उसने कल क्या क्या पूछना है। और इधर शियान दिखाया जाता है जो अपना काम बैठकर कर रहा होता है और अपनी एक्सरसाइज करने के बाद शॉवर ले रहा होता है। शियान दिखाया जाता है जिसको कॉल आती है उसे पता लगता है कि जिन्हें 1 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था वो उससे पहले आ गई है। ये सुनकर शियान कहने लगता है कि चलो ठीक है मैं फ्री हूं तो उसको ऊपर ही भेजो ताकि वो मेरा इंटरव्यू अभी ले ले। अब जैसे वो लड़की शियान के पास आते शियान तो उसको देखते रह जाता है क्योंकि ये वो लड़की नहीं होती जिसको शियान ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। तो वो उसे पूछने लगता है कि वो दूसरी लड़की ने नहीं आना था। तो वो उसे बताती है कि उसने मुझे भेज दिया अपनी जगह पर क्योंकि उसे एक दूसरा काम आ गया था। असल में उसकी राइवल तो उसका काम ले आई थी जो उसने कॉस्टिंग वगैरह करनी थी। तो शियान भी अपना इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है। उसे कहने लगता है कि पहले अपनी आउटलाइन दिखाओ। उसकी आउटलाइन देखने के बाद उसको ठीक लगती है इसलिए उसके क्वेश्चन का आंसर देने लगता है जो क्वेश्चन उसको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे होते, पर फिर भी उनका आंसर वगैरह दे देता है। और शॉयी दिखाई जाती है जो अपने टाइम पर आती है तो सिक्योरिटी वालों से देखकर कहने लगता है कि सभी जर्नलिस्ट इतनी प्यारी होती है। उसकी बात पर स्माइल करने के बाद वो जहां पर साइन करने लगते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो लिंक का नेम है। ये देखकर वो सोचने लगती है कि लिंक यहाँ पर क्या करने आई है। और वैसे ही देखते साथ वो शियान के असिस्टेंट के पास पहुंच जाते बताने लगते हैं कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हूँ जो मुझे टाइम दिया गया था 1 बजे का। तो कहते हैं कि आपकी जगह पर तो किसी और को भेज दिया गया था ना और वो आपने तो भेजा था। तो कहते हैं कि कैसी बात है, मे भी कंपनी मुझे ना बता पाई इसीलिए मुझे नहीं पता कि वो आई है मेरी जगह पर। चलो ठीक है कोई बात नहीं। पर आगे कहने वाली होती है कि अभी भी मैं उनसे बात कर सकती हूँ। इतने में शियान अपने ऑफिस से बाहर आ जाता है तो शॉयी भी उसे देखती रह जाती है। वो तो इसे देख रही होती है कि शायद इसको बुलाएगा पर शियान तो उसको बुलाता तक भी नहीं बल्कि उसको इग्नोर करने के बाद वहां से जाने लगता है। अब ये भी उसके पीछे भागने लगते हैं कि मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए आई थी पर मेरी जगह पर कोई और आपका इंटरव्यू ले गई है, पर मैं भी आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। पर वो कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इंटरव्यू पहले से दे दिया है। ये कहकर वहां जाने लगता है तो दोबारा से शॉयी उसे रोक लेते कहने लगते हैं कि कुछ क्वेश्चन वगैरह अभी भी रह गए हैं। ये सुनकर उसे कहने लगता है कि पहले अपने क्वेश्चन बताओ फिर मैं बताऊंगा कि मुझे तुम्हें इंटरव्यू देना या नहीं देना। अब वो जो भी कॉस्टिंग वगैरह करी होती है उसे क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, इसी वजह से शियान उसे कुछ भी नहीं कहता बल्कि वहां जाने लगता है जिसका मतलब होता है कि उसने हाँ करती है और अब उसको वो अपने साथ लेकर जा रहा था। तीनों लिफ्ट में होते हैं तो वहां पर शियान को उसकी नीस की कॉल आती है पर उसे बात नहीं कर रहा होता बल्कि अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे कहो अगर वो मुझसे तमीज से बात करेगी तो मैं उसे बात करूंगा वरना नहीं करूंगा। अब ये सारी बातें शॉयी भी सुन रही होता है, कहने लगती है कि ये कितना रूड है, अपनी नीस से भी इतने अच्छे से बात नहीं कर रहा, बट मुझे क्या जो भी करा होगा ठीक ही होगा ना। और उसके साथ पार्किंग एरिया में आ जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद शियान उसको बताता है कि मैंने 2 घंटे का सफर करके यहाँ से जाना है तो तुम्हें 2 घंटे में मुझे जो भी कोचिंग वगैरह करनी है वो कर लेना। अब ये सुनने के बाद तो शॉयी खुश हो जाती है कि मुझे इंटरव्यू लेने का मौका भी मिला, वो भी शियान की कार में बैठकर। वो तो खुश होकर उसके साथ बैठकर जाने लगती है और उसको अपनी दोस्त की बताई ट्रिक से याद आती है कि मुझे किस तरह शियान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। उन्हें ट्रिक से यूज करते पर एक भी ट्रिक उसके काम नहीं आई होती। फिर उसके हाथ की तरफ अपना हाथ लेकर जाती है, पर इससे पहले शियान अपना हाथ वहां से उठा लेता है। अब इंटरव्यू करने से पहले शॉयी से कहने लगते हैं कि हमें कुछ बातें वगैरह कर लेनी चाहिए ताकि आपको भी ऑकवर्ड फील ना हो, आप अच्छे से इजी होकर बात कर सके। पर उससे पहले वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें गर्मी तो नहीं लगी। तो वो कहती है कि नहीं, पर फिर भी वो उसकी विंडो नीचे करवा देते। तो शॉयी कहने लगती है कि मैंने नहीं कहा था इसका मतलब मेरी हाथ तो नहीं थी, पर फिर भी एक दूसरे से इंट्रोडक्शन वगैरह
एक दूसरे का करने लगते हैं। शोये भी अपने बारे में बता रही होती है और वो भी अपने बारे में ये बताता है कि मैं सीईओ और 27 ईयर्स का हूँ। अब इनकी ये बातें चलती रही होती है, पर ये बात करने के बाद जो ये पछता रही होती है कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया, ये तो काफी ऑकवर्ड हो गया है। बट यही से इसका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है और इंटरव्यू लेते लेते 2 घंटे भी पूरे हो जाते हैं। शियान भी वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसने आना था। अब वहाँ पर पहुंचने के बाद उसे बोल देता है कि तुम अब यहाँ से वापस चली जाओ। पर ये कार से करने के बाद इस जगह को देखकर सोचने लगती है कि यहाँ पर आ तो गई हूं, पर यहाँ से वापस कैसे जाऊंगी, इसलिए मुझे यहीं पर इसके साथ ही रहना होगा, इसके साथ ही कार में जाऊंगी। यही सोच के उसके पीछे भागने लगते हैं। उसे कहती है कि तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, मैं तुम्हारी आवाज की रिकॉर्डिंग भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं इसे डिजिटल मैगजीन में यूज करना चाहती हूँ। अब वो आगे से कुछ भी नहीं बोलता तो ये कहने लगती है कि इसका मतलब मैं हाँ समझूं। तो शियान आगे जाने लगता है तो ये भी उसके पीछे भागकर दोबारा से आ जाते हैं। कहते हैं कि क्या मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो कहते हैं कि क्या मतलब। तो वो बताने लगते हैं कि व्यूअर को ये जानना था इसलिए मैं पूछ रही हूँ और मुझे भी हो रहा था कि आपकी गर्लफ्रेंड होगी या नहीं, पर वो इस बात का कोई भी आंसर नहीं देता। अब फिर से उसकी कंपनी के बारे में पूछने लगती है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे या अपनी पेरेंट कंपनी के साथ काम करेंगे, क्योंकि शियान ने अपने डैड से डिफरेंट कंपनी बनाई हुई थी, खुद ही कंपनी को यहाँ तक पहुंचाया था और बस उसकी डैड ने उसकी हेल्प की थी। पर करने से पहले उसके डैड नहीं मानते थे कि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट बात है, तुम्हें ये वाला पार्ट चूज नहीं करना चाहिए बल्कि मेरी कंपनी में काम करो। पर इसने कहा था कि मेरा ब्रदर इल्ला आपके वहाँ पर काम कर रहा है, तो उसके डैड ने कहा कि तुम्हारे नेम के आगे मेरा नेम है तो तुम्हें काम करना चाहिए। अब शियान जो मिस्टर गन को आते हुए देखते तो जल्दी से भागकर उनके पास चली जाती है और उनसे बातें वगैरह करने लगती है। अब उसकी बातों को सुनकर पूछने लगते हैं कि तुम मुझे कैसे जानती हो। तो क्या लगती है कि आपको कौन नहीं जानता, हमारी यूनिवर्सिटी में तो आपके बारे में बातें की जाती थी, यहाँ तक कि आपकी पीपी लगी हुई थी, तभी से मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब वो भी इसकी बातों से काफी इंप्रेस हो चुका था और इसके नाम से भी उसको याद आ जाता है कि मैंने इसके लिखे हुए काफी आर्टिकल पढ़े हुए हैं। तो बताते कि तुम काफी अच्छी लिखती हो और मुझे नहीं पता था कि जो लड़की के आर्टिकल लिखा वो इतनी ज्यादा यंग होगी और इतनी फिट भी होगी। अगर मुझे पता होता कि तुम शियान के साथ यहाँ पर आ रही हो और वो पहली बार किसी लड़की को लेकर आया तो मैं तुम्हारा काफी अच्छे से वेलकम करता। अब शियान पीछे से आकर क्लियर करने वाला होता है कि ये कौन है, पर इससे पहले वो बात को बदल देती है और हॉर्स के बारे में बातें कर रही होती है। तो वन भी उसके साथ बात करने लगता है और बताने लगता है कि ये हॉर्सेस इतने अच्छे नहीं बल्कि जो पीछे हमने हॉर्सेस रखे हुए वो बहुत अच्छे हैं, क्यों ना तुम्हें वो भी दिखाए जाए। अब उन्होंने तो शोये को इनवाइट कर लिया था और कहने के बाद वो वहाँ से चले भी जाते तो शोये भी शियान के पास आकर कहने लगते हैं कि अब क्या तुम कुछ बोलोगे नहीं, मुझे तो उन्होंने खुद इनवाइट किया। तो आगे से कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। तो ये भी उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। जैसे वो कपड़े चेंज करने के लिए जाने लगता है तो वो उसे कहने लगता है कि क्या तुम भी मेरे साथ ही अंदर जाओगी। तो कहते कि नहीं आप अंदर जाओ, मैं आपका वहीं खड़े होकर वेट करूंगी। अब ये तो अंदर ड्रेस चेंज करने के लिए चला जाता है। इतने में मिस्टर गन आ जाते हैं जो इसे देखकर कहने लगते हैं कि अगर तुम हॉर्स राइडिंग करना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी वाइफ के कपड़े दे देता हूँ, उसके वाले राइडिंग क्लॉथ्स पहन लो। ये कहकर उसको अपने साथ अंदर लेकर जा रहा होता है। जब शोये उसके साथ जा रही होती है तो वो शियान को भी ड्रेस चेंज करते हुए देखती है। अभी उसको भी जो कपड़े मिल चुके थे वो भी चेंज करने के लिए जाती है, पर सोची होती कि क्या वो इस टाइम तक चला क्या होगा। पर जैसे उसे थोड़ी सी आवाज आती तो वो भी बहाने से उसको अपने पास बुलाने लगती है कि मुझे ये बैठ नहीं लग रहा। अब शियान उसकी आवाज सुनकर उसके पास जाने तो वाला होता है, पर उसको याद आता है कि ये मुझे अपनी ट्रिप में ले रही होगी तो इसलिए मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए। सोचकर वो कहता है कि अगर लगाना है तो लगा लो, अगर तुम्हें राइडिंग नहीं करनी तो मेरी तरफ से ना करो। ये कहकर वहाँ चला जाता है। तो शोये सोचने लगती है कि ये कैसा इंसान है, कितना सकील है, पर मैं भी किसी से काम नहीं, इसको नरम मैं खुद ही कर लूंगी। कोई ना कोई तो इसका पॉइंट ऐसा होगा ना जहाँ पर ये सत्य अपनी मुझे नहीं दिखा पाएगा। अब ये भी अपना राइडिंग सूट पहनकर आ जाती है और इसको भी इसका एक हॉर्स लाकर दे दिया जाता है। तो ये भी अपने हॉर्स से बातें करने लगती है कि तुम तो बिल्कुल प्रिंस हो। तो शियान उसे आकर बताता है कि ये एक प्रिंस नहीं है बल्कि प्रिंसेस है। तो फिर शोये भी उसे कहती है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे नहीं कि कैसे हॉर्स राइडिंग करते हैं। तो वो इसको सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। पहले उसको बैठाता है फिर इसके साथ खुद भी बैठ जाता है। अब शोये तो इसके साथ बैठकर थोड़ा शाय फील कर रही होती है, पर वो कहने लगता है कि इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इजी हो जाओ। ये कहकर उसको हॉर्स चलाना सिखा रहा होता है, पर उसके दिमाग में शरारत आती है इसीलिए वो हॉर्स को भगाने लगता है। और बेचारी की भी हालत खराब हो गई थी, वो तो स्लो करने का बोल रही होती है पर वो तो स्लो नहीं हो रहा होता। और जब लास्ट में हॉर्स को रोकता है तो वो जल्दी से नीचे उतर जाती है, ठीक से उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता। शियान अभी भी कहते हैं कि अभी भी तुमने हॉर्स राइडिंग सीखनी है। तो कहते कि नहीं मुझे नहीं सीखनी। फिर साइड में आकर बैठकर पानी पीने लगती है। तो मिस्टर गॉन शियान के पास जाकर उसे कहने लगते हैं कि तुमने तो बोला था कि तुम्हारे पास टाइम नहीं यहाँ आने का भी, तुम यहाँ पर भी आए, इतना टाइम भी यहाँ पर गुजार लिया और अभी तक यहीं पर हो, क्या ये सब कुछ उस लड़की की वजह से? वैसे वो लड़की काफी ज्यादा यूनिक है और बिल्कुल तुम्हारे टाइप के। शियान कहने लगता है कि बिल्कुल भी नहीं और ना ही हमारे दरमियान ऐसा कुछ है, मेरा दिल किया तो मैं यहाँ पर आ गया। अब मिस्टर गॉन भी उसके नीस के बारे में बात करने लगते हैं कि वो भाई अब्रॉड से पढ़कर वापस आ चुकी है तो उसे क्या काम लिया जाए और उसको कौन सा वाला पार्ट चूज करना चाहिए, तुम्हारे वाला या मेरे वाला। पर मैं सोचा कि उसको ऐसा देना चाहिए जिसमें वो सीख पाए, क्योंकि उसने कुछ भी सीखा नहीं हुआ। इसी तरह वो काफी कंपनीज के बारे में सोचते हैं पर लास्ट में उसको जर्नलिस्ट बनाने का ही सोचते हैं और वो भी ऐसी कंपनी के अंडर काम करवाना चाहते थे जहाँ पर उसको ठीक से सिखाया जाए, उसको सख्ती की जाए, क्योंकि सख्ती करने से इंसान सीखता है। अभी उसे उसकी कंपनी के बारे में बात करने लगते हैं कि जब तुम्हारी कंपनी तुम्हारी पेरेंट वाली कंपनी काफी ज्यादा क्राइसिस से गुजर रही थी तो एक कंपनी ने हेल्प की थी, तो उनका एहसान कभी भी मत भूलना, उनकी भी हेल्प करते रहना। ये सारी बातें मिस्टर गन को से समझा रहे होते हैं। साथ में उसकी नीस की भी बात करते हैं कि तुम्हें किसी जर्नलिस्ट से पता करवाना चाहिए, उसको जॉब में रखवाना चाहिए। वो तो इनडायरेक्टली शोये की बात कर रहे थे ताकि वो उसी की कंपनी में जाए उसके सामने। पर आगे से शियान कहने लगता है कि क्या आप किसी जर्नलिस्ट को नहीं जानते, आप किसी से बात कर लीजिएगा। तो वो कहता है कि तुम्हें तो पता है कि हर टाइम मैं उन्हीं से घिरा रहता हूं, पर तुम्हें बात करनी चाहिए। अब यहाँ से वापस जाते हुए रात हो गई थी और शोये भी शियान की कार में साथ बैठकर उसके जा रही होती है। शियान भी ड्राइवर से कह देता है कि पहले इसको घर तक छोड़ देना और उसके बाद मुझे छोड़ना। उसकी बात सुनने के बाद ये सोचने लगती है कि ना इसने आज खाना खाया ना ही मुझे खिलाया, क्या ये खाना खाना भूल गया या खाना नहीं चाहता था, पर इसे इस तरह भूलना तो नहीं चाहिए था ताकि ये मुझे भी खाना खिला देता। चलो इसने खाना नहीं खाया था, क्यों ना मैं पूछ लेती हूँ। जैसे डिनर का पूछे लगता है तो उसकी तो देखकर उसे देखती रह जाती कि ये तो पढ़ते हुए भी काफी प्यारा लगता है, तो इसलिए भूल जाती कि मुझे कुछ पूछना भी था। और वहीं पर सो जाती है, सोई होती है तो वो नीचे गिरने वाली होती है, पर शियान उसको अपना कंधा दे देता है जिसके कंधे पर सर रख करके सोई रहती है। और जब इसकी आंख खुलती है तो देखते हैं कि साथ में शियान नहीं था। ये देखकर वो ड्राइवर से पूछने लगती कि वो कहाँ पर गया, तो वो बताता है कि उन्हें कॉल आई थी जिसकी वजह से वो यहाँ से चले गए और आपका घर भी आ गया है। तो शियान कहने लगती कि वो मुझसे जान छुड़वाना चाहता था इसलिए यहाँ से भाग गया है, वरना इसको ऐसा क्या काम आ गया। ये सोच के कार से निकल जाती है, अपने घर की तरफ चली जाती है और शियान दिखाया जाता है जिसको सच में काम आया था, क्योंकि उसने एक पर्सन मिस्टर चैन से मिलना था, उसी से मिला होता है, उसकी कंपनी के बारे में बात कर रहा होता है, क्योंकि उसकी कंपनी अब सेल होने वाली थी। वो कंपनी को कोई और नहीं बाय कर रहा था बल्कि शियान की पेरेंट कंपनी उसकी डैड की कंपनी इसकी कंपनी को बाय कर रही थी, क्योंकि वो इसकी कंपनी को चाहते थे कि किसी और के हाथों में जाए। पर शियान उसको समझाने लगता है कि तुम्हें अपनी कंपनी को सेल नहीं करना चाहिए बल्कि तुम्हें फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, तो तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, किसी से इन्वेस्टमेंट लो और अपनी कंपनी को दोबारा से चलाओ। तो वो कहने लगता है कि मैंने इसके बारे में सोचा था पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जहाँ तक मुझे लगता है। तो शियान कहता है कि चलो मिलकर इसके बारे में कुछ सोचेंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि असल में शियान तो उसकी हेल्प करना चाहता था और शोये भी जो काफी थक चुकी थी, पर फिर भी वो आकर अपने इंटरव्यू का काम वगैरह करने लगती, क्योंकि कल उसे सबमिट भी करवाना था। और वैसे आते साथ अपनी एडिटर के पास पहुंच जाती है जहाँ पर वो सारा इंटरव्यू वगैरह दिखाते हो, तो इसका इंटरव्यू देखकर काफी इंप्रेस होगी, तो कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और फिर वो इसके बारे में भी बताती है कि मैं रिकॉर्ड करके लेकर आई और उसको मैं डिजिटल मैगजीन में यूज भी करवाना चाहती हूँ। तो वो बताती है कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम डिजिटल मैगजीन का भी कुछ कर पाएं, तो इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। पर उसके बारे में शियान उसको समझाने लगते हैं कि आपको इसके बारे में पहले सोचना चाहिए, अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो लोग हमें इंटरव्यू देंगे और हमें ज्यादा रेवेन्यू होगा, जिसके बाद हम और भी तरक्की कर पाएंगे। और उसका आइडिया तो एडिटर को काफी पसंद आता है। तो ये जो अपनी जगह पर आकर बैठी होती है तो उसकी फ्रेंड नान उसके पास आती है और कहने लगती है कि क्या तुम्हें लिंक पर गुस्सा नहीं आ रहा, उसने तुम्हारे काम को जुड़ा लिया, यहाँ तक कि इंटरव्यू में उसने ले लिया और साथ में तुम्हारी आउटलाइन को भी जुड़ा लिया। अब आउटलाइन का सुनते हुए कहने लगती है कि क्या मतलब उसने मेरे क्वेश्चंस को भी जुड़ा लिया, तो इसका मतलब उसने भी इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन की होगी और मैंने भी सेम क्वेश्चन की थी। तो शियान ने तो मेरे आंसर दिए हैं, तो इसका मतलब उसने तो मुझे पागल बना दिया ना, उसे तो मुझे फील भी नहीं होने दिया कि उसने पहले भी यही सेम क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं। तो उसकी फ्रेंड नान के पास उनका कहने लगती है कि वो कितना अच्छा, तो जो कहती है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है,
मतलब वो किसी को भी पागल बना सकता है अच्छा बनने के साथ साथ। कितना हंसता होगा ना मुझ पर कि मेरी कंपनी ने मुझे बताया बिना मेरे कोलीग ने मेरा काम भी चोरी कर लिया। अब मैं उसको फेस कैसे करूंगी। यहाँ दिखाया जाता जो अपना काम कर रहा होता है तो उसका असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि लाइन कंपनी की रिपोर्ट तो आ चुकी है, पर इस रिपोर्ट में मुझे कुछ तो लग रहा है जो रह गया है, जैसे कि इनके अकाउंट में इतने पैसे कहां से आ गए, पहले तो इनके पास जरा भी पैसे नहीं थे। उसकी रिपोर्ट को देखते हुए शियान कहने लगता है कि कहीं से तो आए होंगे ना, हर किसी के पास कोई ना कोई तो होता है करने वाला। शियान की बातों से लग रहा होता है कि जैसे उसने उसको पैसे दिए हो। और शोई दिखाई जाती है जो वेट में खड़ी होती है तो आगे से जाओ आ जाता है कार लेकर और उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ाता हूं, पर उसको देखकर वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें ड्राइवर बनने का कुछ ज्यादा शौक है तो तुम ड्राइविंग स्टार्ट कर दो ना, और भी मेरे 2-3 फ्रेंड्स को ले लिया करो, इससे अच्छा खासा कमा लोगे। इतने वहां पर भाई आ जाती भाई आकर तो उसकी अच्छी खासी कर रही होती है कि एक पर्सन जिसके पास इतनी अमीर बीवी है उसके बाद भी वो जॉब ढूंढ रहा हो, कहो ना अपनी मिस्ट्रेस को कि वो अपने अंकल को एक और लगाए और तुम्हें एक जॉब दिलवा दे, बल्कि पूरी कंपनी तुम्हारे नाम करवा देना ताकि तुम्हें इस तरह ड्राइविंग ना करनी पड़े, या बल्कि वो भी ना मिले तो तुम ड्राइविंग ही कर लेना। वो तो शर्मिंदा होता वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद शोई कहने लगती है कि तुमसे बेइज्जती के मामले में कोई भी नहीं जी सकता। अभी भाई उसको बता रही होती है कि तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भला कैसे मिली, मेरी वजह से मिली, क्योंकि जो लड़की तुम्हें ये काम लेकर दे सकती थी वो मेरी फ्रेंड थी। असल में हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और उसको मैंने एक दफा कपड़े दिए थे डेट पर जाने के लिए, तब का एहसान वो मेरा अब उतार रही थी। तो शोई भी कहने लगती है कि इसी वजह से तो मैंने तुम्हें यहाँ का खाना खिलाया ताकि मैं तुम्हें अच्छी सी ट्रीट दे पाऊं। शियान दिखाया जाता है जिसने फिर से मिस्टर चैन को बुलाया हुआ था बात करने के लिए, और चैन भी बताता है कि आपने जो प्रपोजल मुझे दिया था उसके बाद तो मैंने भी इस बारे में सोचा है कि आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, मुझे कंपनी को सेल नहीं करना चाहिए। और ये दोनों दोस्त अभी तक बातें कर रही होते तो भाई कोई कॉल आती है। कॉल के बाद शोई से पूछने लगती है कि तुम्हें किसकी कॉल आई, तो कहती है कि एक लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो शोई कहती है कि पहले से तुम्हें तुम्हारा पहला प्यार तुम्हें मिल चुका है तो तुम्हें और लड़कों की क्या जरूरत है। तो कहती है कि अगर वो मुझे छोड़कर जाता है तो मैं और भी लड़की लाइन में रखती ताकि मुझे दुखी ना होना पड़े तुम्हारी तरह। और वो शोई से ये भी कहती है कि तुम्हें उसे जाकर ना बात करनी चाहिए, उसको सारी बात क्लियर करनी चाहिए कि क्या हुआ था और कैसे हुआ, इस तरह तुम्हें एम्बैरेस ना हो। तो वो कहती है कि मैं उससे बात कैसे करूं। तो वही क्लिंजी बॉय के बारे में बताने लगती है कि वो कोई ना कोई चीज मेरे पास छोड़ जाता है, इसी बहाने मुझसे मिलने के लिए आ जाया करता है, तो तुम्हें भी अपनी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ये सोची होती कि मैं तो कोई चीज भी छोड़कर नहीं आई तो मैं क्या करूं, और ना ही मेरे पास उसका कोई पर्सनल नंबर है। तो उसको याद आता है कि मैं अपना एयरिंग उसकी कार में गिरा आई हूं तो मुझे उसी चीज को यूज करना चाहिए। इधर शियान दिखाया जाता है जिसको अपनी कार से वही वाला एयरिंग मिल भी जाता है, उसको पकड़ के भी देख रहा होता है। तो शोई की कॉल आई होती है जो अपने एयरिंग की बात करती है तो उसका असिस्टेंट उसकी बात शियान से करवा देता है। शियान से वो पूछने लगती है कि क्या तुमने अपनी कार में मेरा एयरिंग देखा। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैंने तो नहीं देखा, जबकि उसने उसका एयरिंग हाथ में पकड़ा हुआ था। और वो कहने लगती है कि प्लीज ढूंढो ना कहीं तो मिल जाएगा। तो कहता है कि नहीं मिला। तो ये कहने लगती है कि वो एयरिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर मैं वहां पर पहन गई थी। तो शियान कहने लगता है कि तुम यहाँ पर पहनकर क्यों आई, अगर वो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है और तुम अगर कहीं पर पहनकर भी नहीं जाती हो। तो कहती है कि ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पहनकर आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ग्रैंडमा मेरे साथ हो, क्योंकि ग्रैंडमा ने मेरी मां को दिया था, मां के बाद वो मेरे पास आया था और मेरी डॉली में भी मेरे साथ आएगा। तो कहते हैं कि कैसी बात है, तुम्हारी दादी के तुम्हारी मां को प्लास्टिक का एयरिंग देकर गई थी। ये सुनकर वो कहने लगती है कि हाँ वो प्लास्टिक का जरूर है पर हमारी फैमिली थोड़ी गरीब थी इसलिए ये चीज दी थी और ये उनकी आखिरी निशानी है मेरे पास। तो ये सुनने के बाद वो अपने असिस्टेंट को मोबाइल दे देता है कि उससे कहो कि हम भिजवा देंगे। असिस्टेंट भी कुछ यही बात कहते तो वो कहने लगती है कि नहीं उसके बगैर तो मुझे रात में नींद नहीं आएगी, मुझे अभी चाहिए, मैं लेने के लिए आ जाऊंगी, मुझे लोकेशन भेज दो। अब कॉल यहाँ पर कट होती है तो वो लोग भी इसको लोकेशन भेज देते हैं। अब लोकेशन एक रेजिडेंशियल एरिया की होती है। ये देखकर उसकी फ्रेंड भाई कहने लगती है कि उसने इतनी जल्दी लोकेशन भेज दी वो भी अपने घर की, तो मैं वहां पर नहीं जाना चाहिए। पर शोई तो फिर भी नहीं रुक रही होती है, कहने लगती है कि मेरे पास मेरा अपना प्लान है इसलिए मैं जाऊंगी। ये कहकर वहां से चली जाती है। अब शियान जो अपनी नीस के घर पर आता है और वो इसे देखकर कहने लगती है कि मेरे घर पर, तो वो कहता है कि ये मेरा भी तो घर है और वैसे भी तुम मुझसे बात करना चाहती थी तो मैं तुमसे बात करने के लिए आ गया, पर ये चीजें वगैरह संभालो और उसके बाद रूम में चली जाओ। जब तक मैं ना कहूं कि रूम से बाहर निकलो तब तक तुमने बाहर नहीं आना, क्योंकि इसे पता था कि यहाँ पर शोई आ रही है। शोई के आने से पहले मैगजीन पकड़कर ऐसे बैठ जाता है कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा बिजी हो, और शोई भी इसे देखकर चुप हो जाती है और कहने लगती है कि मैं तो यहाँ पर बस अपना एयरिंग लेने के लिए आई हूँ। तो वो बता देता है कि वहाँ पर पड़ा, तो ये भी जाकर अपना एयरिंग पकड़ने वाली होती है, पर वहाँ पर पड़ी एक मैगजीन को देखकर पूछने लगती है कि आप भी इसी को लाइक करते हो, मैं भी इसको पढ़ती हूँ। ये बातें कर रही होती है तो इतने में शियान को एक कॉल आती है जो उसके फ्रेंड क्वानली कैप्टन की होती है और वैसे कहने लगते हैं कि तुमने आगे सारे काम अपने कैंसिल करने के बाद तुम कहाँ पर चले गए, क्या तुम किसी डेट पर तो नहीं गए हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, क्या तुम रिलेशन में आ गए हो। इतनी सारी बातें वो एक साथ ही पूछा होता है, पर शियान उसकी एक भी बात खास नहीं देता बल्कि कहने लगता है कि मैं बिजी हूँ कहकर कॉल कट कर देता है। अब क्वानली को तो यकीन होने लग जाता है कि ये रिलेशन में आ चुका है। अब उसका बिजी होना सुनकर शोई भी उसे कहने लगती है कि क्या तुम लियान कंपनी के काम में बिजी तो नहीं हो, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम भी इस कंपनी को लेना चाहते हो और तुम्हारी पेरेंट कंपनी भी उस कंपनी को लेना चाहते हो और एक और कंपनी भी है। अगर सब लोग उस कंपनी को लेना चाहते हो, कोई उसकी हेल्प करना चाहता है तो आप लोगों को साथ में बैठकर इस बारे में सोचना चाहिए। और मुझे ये भी पता है कि ना आपकी कंपनी टेक्नोलॉजी की साइड पर ना उनकी कंपनी, तो आप एक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी को क्यों लेना चाहते हो। अगर आप कहो तो मैं आपके इंटरव्यू को यूज करने के साथ साथ इस मैगजीन की सीरीज भी बना सकते हो जिसमें सबकी एडवाइस वगैरह लिखी होंगी, क्योंकि मेरा इंटरव्यू एक बार चैन के साथ भी होने वाला और वाली के साथ भी होने वाला है। अगर आप कहते हो तो मैं आपका इंटरव्यू यूज करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी, क्योंकि इस चीज से आपको भी फायदा होगा। अब इसकी बातों को सुनने के बाद चांद के क्लोज आते हुए इसे पूछे लगता है कि तुम पीने में क्या पियोगी, तो वो भी इसको देखते हुए लेमन बोल देती है। अब ये भी इसकी ड्रिंक बनाने के लिए चला जाता है, जैसे इसको आइस वगैरह डालकर ड्रिंक देता तो ये बातें करते हुए साथ में पी भी रही होती है, पर इतने में अंदर से एक लड़की की आवाज आती है जिसकी आवाज को सुनते ही शोई को लगता है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड होगी, इसलिए कहने लगती है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने मुझे आपके साथ देख लिया तो वो कुछ गलत समझ लेगी। तो कहते हैं कि क्या मतलब मेरी गर्लफ्रेंड, तो कहते हैं कि क्या आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि आसपास उसके कपड़े भी पड़े हुए हैं। तो वो बताता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो कहने लगती है कि ये तो अच्छी बात है। तो कहते हैं कि क्या मतलब अच्छी बात है। तो शोई कहते हैं कि मेरा मतलब कोई भी गलतफहमी नहीं होगी। तो कहते हैं कि कोई भी गलतफहमी नहीं हो सकती अगर तुम यहाँ पर रुक जाती, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी नीस है। अब नीस का सुनते वो तो फौरन से वहाँ से भागने की करती, क्योंकि वो लड़की को फेस नहीं करना चाहती थी। उसके बाद तो उसकी मैगजीन वाला भी काम खत्म हो जाना था। और जैसे शोई इसके घर से बाहर निकल जाती है तो अंदर से शिनली भी आ जाती है, पूछने लगती है कि लड़की की आवाज आई थी, वो लड़की कौन है। तो शियान उसको कुछ भी नहीं बता रहा होता बल्कि उस एयरिंग को दोबारा से पकड़ लेता है कि अच्छी ट्रिक है उसकी वापस आने की। पर शिनली भी बार बार पूछी जा रही होती तो वो भी उसको कह देता है कि आपसे तुम जॉब करोगी। वो कहती है कि मैं जॉब कैसे कर सकती हूँ, बल्कि मुझे अब्रॉड में जाकर वापस से पढ़ना है। पर शियान कहने लगता है कि पहले भी जब तुम अब्रॉड में गई थी तो तुमने वहाँ पर जाने के बाद क्या हरकतें की थी, उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने की परमिशन नहीं दूंगा, बल्कि यहीं पर रहकर तुम यहाँ का काम सीखोगी। तो कहती है कि क्यों, मुझे काम नहीं करना ना, मुझे सुबह में उठा जाता है, मैं तो कभी पढ़ाई के लिए सुबह में नहीं उठी। वो कहते हैं कि हाँ वर्ड टू वर्ड पर जाने के लिए उठ जाती हो ना, जबकि तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है और ना ही इंग्लिश को तुमने इंप्रूव किया, ना इंग्लिश आते हुए भी तुमने अच्छे से हर जगह को घूम लिया, तो इतना अच्छे से पेपर की भी तैयारी कर लेती तो फेल होते होते पास ना होती। वो तो घर से जाने का सोच रही थी, तो वो भी कहते हैं ठीक है इस घर में वापस आने नहीं दूंगा, पासवर्ड भी चेंज कर लूंगा और तुम्हारे कार्ड को भी ब्लॉक कर दूंगा, कितना टाइम ग्रैंडपा से पैसे लोगी। बेचारी यही सुनकर वापस से बैठ जाती है और भाई दिखाई जाती है जो शोई से बात कर रही होती तो उसकी तरफ एक लड़का आ रहा होता है, जिसे देखकर वो शोई की कॉल कट कर देती कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। और वो लड़का भी इसके क्लोज आ रहा होता है, ये भी उसको रोकते हुए कहने लगती है कि मैं किसी और के पास जा रही हूं तो तुमसे बात नहीं कर सकती, ये कहकर वहां चली जाती है। अब शियान भी दिखाया जाता है जो रात में सोने से पहले उसके एयरिंग को देख रहा होता है। और मॉर्निंग में शोई भी जब अपने काम पर आती है तो उसकी फ्रेंड नान उसको बता रही होती है कि लिंक को एडिटर ने ऑफिस में बुलाया, तो पता नहीं क्या बात हो रही होगी, कहीं उसको एक्सेप्ट नहीं कर लिया। तो शोई कहने लगती है कि अब इस बात का कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मेरा वाला काम भी तुमके पास है, तो क्या पता मुझे भी तो सेलेक्ट कर सकते हैं ना। ये कहकर अपना मुंह धोने के लिए जाती है तो वॉशरूम में जब होती है तो वहीं पर लिंक भी आ जाती है। लिंक आकर किसी से कॉल पे बात कर रही होती है, उसे बता रही होती है कि मैंने उसके काम को चोरी किया, पर काम को चोरी करने के बाद मुझे क्या फायदा हुआ। जो मैं क्वेश्चन शियान से कर रही होती थी, शियान उसका उल्टा सीधा जवाब देता था, बिल्कुल भी ठीक आंसर नहीं देता था। अगर उसने मुझे ऐसी आंसर देनी थी तो मुझे इंटरव्यू ना देता, साफ मना कर देता ना। और
जब शॉई उसका इंटरव्यू लेने के लिए गई है तो उसके आंखें इतनी अच्छी थी और वो मुझसे लुक्स में भी प्यारी है। ये बातें कर ही रही होती है तो देखते कि शॉई तो उसके पीछे खड़ी हुई है, देखते साथ उसके हाथ से उसका मोबाइल गिर जाता है। तो शॉई उसका मोबाइल देने लगती है, कहने लगती है कि मोबाइल तो ठीक है और थैंक्स इतना कम्प्लीमेंट देने के लिए। ये कहने के बाद वहाँ चली जाती है और डायरेक्टर एडिटर के रूम में आती है। तो वो भी इसको लेकर इसको बता देती है कि उसके बारे में पता लग गया है कि उसने किस तरह तुम्हारे काम को चोरी करके यूज किया था और उसका काम तुम्हारे काम जैसा अच्छा भी नहीं था, इसलिए उसको वार्निंग दे दी गई है। शॉई कहने लगती है कि बस वार्निंग थी, उसको फायर क्यों नहीं किया? तो वो कहती है कि क्या मतलब मैं उसको फायर क्यों करूं? अगर मैं उसको यहाँ से फायर करती हूँ तो उसका करियर तबाह हो जाएगा, कोई भी उसको काम पर नहीं रखेगा क्योंकि सबके मुंह पर यही बात होगी कि उसने काम चुराया था जिसकी वजह से उसे फायर कर दिया गया। तो मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हें भी उसको माफ कर देना चाहिए। तो वो भी माफ करने के लिए मान जाती है और वहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि प्यारी लड़की एक न्यू काम के लिए जा रही है, वही जो कम्प्लीमेंट लिंक ने इसको दिया था। अब उसके बाद जाने के बाद एडिटर भी किसी से कॉल पर बात कर रही होती है, बताने लगती है कि मैं अपनी जैसी लड़की से बात करती जैसे मैं थी अपनी यंग एज में, वो भी बिल्कुल मेरी तरह है। अभी शॉई दिखाई जाती है जो जन का इंटरव्यू ले रही होती है, बातें वगैरह कर रही होती है और इसी तरह उसका काम चलता रहता है। शियान दिखाई जाता है जैसे सुबह में खाना बना कर रखा हुआ था। शेरली तो जल्दी से खाना खाने के लिए आती है, कहने लगती है कि एक कंपनी का सीईओ होने के साथ साथ आप तो खाना भी कितना अच्छा बनाते हो अंकल। तो कहते हैं कि अच्छे से खाना खा लो क्योंकि तुमने काम के लिए जाना है। तो कहती है कि क्या मतलब मेरे काम के लिए जाना है, मुझे और भी काम है। ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं तो शियान की धमकियों के सुनने के बाद वो बेचारी वैसे वापस आ जाती है, बैठकर खाना खाने लगती है। यहाँ तक कि शियान उसको खुद काम के लिए छोड़ने आता है। जब तक वो अंदर नहीं चली जाती तब तक वो वहाँ से नहीं जाता। तो शियान देखता है कि शॉई भी काम के लिए आ गया तो उसको भी लिफ्ट से जाते हुए देखा है। शॉई को भी कंपनी में आने के बाद पता लगता है कि हमारी कंपनी में न्यू इंटर्नीज आई है और इसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम किसी को अपनी असिस्टेंट रखोगी? तो कहती है कि नहीं मैं किसी को भी नहीं रखूंगी। और वो तो एडिटर से ऐसी बात करने के लिए जाते तो आगे से एडिटर्स को बताते हैं कि एक इंटर्नी वाली मैंने लड़की तुम्हारे लिए असिस्टेंट बना दी है, अब तुमने इसको काम सिखाना। तो वो कहने लगती है कि नहीं मेरे पास बहुत काम होता है। तो एडिटर कहती है कि इसलिए तो मैंने तुम्हें वो लड़की दिया ताकि तुम्हारा काम कम हो जाए। पर शॉई तो अभी भी नहीं मारी होती। तो वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें कंपनी के हिसाब से बताऊं तो मैंने तुम्हें बस एक काम दिया है जो तुम्हारी हेल्प करेगी, और अगर पर्सनली बताऊं तो मैं तुम्हें फेवर दे रही हूँ, इसको फेवर समझ कर ले लो। ये सुनने के बाद शॉई उसको काम सिखाने के लिए मान जाती है। उसकी सीवी को लाकर अपनी फ्रेंड नाम का भी दिखा रही होती है। उसकी सीवी को पढ़ते हुए उसकी फ्रेंड बताने लगती है कि ये तो एक फैमिली से है क्योंकि उसने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से जो पढ़ा है, तो मतलब माँ बाप की बिगड़ी औलाद होगी, मर मर कर तो पास हुई है, तो इसका मतलब तुम तो उसको डांट भी नहीं सकते और कुछ कह भी नहीं सकती हो। अब शॉई तो इन बातों के बाद अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है कि मैं क्या करूंगी, वो तो मेरा काम और बढ़ा देगी। लेकिन दिखाई जाती है शॉई की राइवल जिसको काफी अच्छा एक इंटरव्यू मिल गया था और वो शो का इंटरव्यू लेने के लिए आ रही होती है। जिसका इंटरव्यू लेना होता है वो कोई और नहीं बल्कि ग्वाली कैप्टन का होता है। ग्वाली तो इसको इनवाइट भी करता है कि अगर तुम हॉर्स राइडिंग करना चाहती हो तो राइडिंग सूट पहनो, हम राइडिंग कर लेते हैं। पर वो कहने लगती है कि नहीं मुझे नहीं करनी, कहीं पे हम कॉफी पी लेते हैं बैठकर और वहीं पर हम इंटरव्यू भी कर लेंगे। तो कहते हैं कि कहीं और जाने की क्या जरूरत है, यहीं पे बैठकर कॉफी पीते हैं, यहाँ की कॉफी भी काफी अच्छी है। और शिन दिखाई जाती है जो ग्वाली को कॉल करती है मतलब अपने अंकल के ब्रदर इन लॉ को, और उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बता रही होती है कि इन्होंने मुझे जेल में भेज दिया है। तो कहने लगता है कि अगर तुम्हें शियान ने भेजा तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक जगह पर भेजा होगा, उसका कोई मकसद ही होगा, जो भी वो तुम्हें करने को कह रहा है तुम करो। पर ये हेल्प मांग रही होती है। पर वो कहने लगता है कि तुम्हें मुझसे कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी, इसलिए चुप करके वो काम करो जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया है। अब उसकी बातों को सुनकर पीछे से लिंक कहने लगता है कि चाहे वो पिछले वाला शियान मेरे हाथ नहीं आ पाया था जो हॉर्स राइडिंग करता है, बट ये भी तो हॉर्स राइडिंग करता है ना, ये बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं होगा। अब जैसे वो आकर बैठता है तो इनका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू की बातें चली होती, कोई भी पर्सनल बात नहीं होती। लास्ट में लिंक उससे उसका नंबर मांगते हैं पर वो अपना नंबर नहीं देना चाहता था, इसलिए उसका हॉर्स भी आवाजें निकालने लगता है जिसकी वजह से उसे वहाँ से उठकर जाना पड़ता है। शियान दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा होता है तो उसका असिस्टेंट उसको आकर बताता है कि पता लग गया है कि जन के पास उसके अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आए, उसको किसी और ने नहीं बल्कि मिंग्यो ने दिया। पर इस बात का शियान को पहले से पता होता है कि मिंग्यो ने उसे पैसे दिए होंगे। तो असिस्टेंट कहने लगता है कि अगर आपको पता था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो भी वो प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगता है कि अगर मिंग्यो ने उस पर पैसे लगाए तो इसका मतलब वो प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी होगा, तो हमें उस प्रोजेक्ट को ले लेना चाहिए क्योंकि उसके प्रोजेक्ट से हमें भी फायदा होगा अगर मिंग्यो को हो रहा है। शॉई जो अपना काम कर रही होती है तो उसको उसकी न्यू इंटर्नी से मिलवाया जाता है। शॉई भी उसे देखने के बाद उसे हैंडशेक करती है और अपने पास आने के लिए वेलकम भी करती है। और ये शीन लड़की कोई और होती है दूसरी, जो इसके बॉयफ्रेंड की न्यू गर्लफ्रेंड बन गई थी वो कोई और है, उसका नेम भी वैसे शीन है। अब सारा टाइम बैठकर शीन मोबाइल यूज कर रही होती है, उसको मोबाइल यूज करते देखकर ना जो शॉई से कहने लगती है कि इसको कोई काम तो सारा टाइम ये बैठकर बस मोबाइल यूज कर रही है। पर भी शॉई उसको कोई भी काम नहीं देती और इन दोनों को बातें करते देखकर ये जल्दी से अपना मोबाइल रख देती है और पाँव से गिफ्ट को आगे करने लगती है शॉई को देने के लिए। पर शॉई पाँव से ही उसके गिफ्ट को उसकी तरफ वापस कर देती है। इन दोनों में यही चल रहा होता है, वो इसको गिफ्ट दे रही होती है और ये इसको गिफ्ट वापस कर रही होती है। और शीन सोचती है कि उसको हैंड टू हैंड ही दे देना चाहिए, इसलिए उठकर उसको गिफ्ट देते हुए कहने लगते हैं कि हम फ्यूचर में अच्छे से मिलकर काम करेंगे। तो कहते हैं कि मुझे गिफ्ट की जरूरत नहीं है, तुम बस अच्छे से काम कर लेना और कुछ महीनों में तुम्हारे काम से पता लग जाएगा कि तुम कैसा काम करती हो, तुम्हें रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। बल्कि अपने पास एक और काम दे देते हैं कि इसको देखकर इसमें से क्वेश्चन और चीजों को सेपरेट करो। अब उसके काम को देखकर सोचने लगती है कि मैं तो इसको गिफ्ट देने के लिए आई थी, लोग गिफ्ट लेने के बाद थैंक्स कहते हैं पर ये तो मुझे काम देती है। बट फिर भी उस ऑडियो को सुनने के लिए बैठ जाती है। पर देखते हैं कि ये इंटरव्यू किसी और का नहीं होता बल्कि इसके अंकल का ही होता है। और फिर देखते हैं कि 2 घंटे का इंटरव्यू और सोच रही थी कि अंकल तो कभी भी किसी से इतने अच्छे से बात नहीं करते और वो भी 2 घंटों के लिए बात देगी, ऐसा नहीं हो सकता। पर 2 घंटे का देखकर इसकी हालत खराब हो जाती है, इसलिए वो अपने अंकल के असिस्टेंट से बात करने लगती है, उसे हेल्प ले रही होती है। पर शियान उसके हाथ से मोबाइल पकड़ लेता है और इसे कहने लगता है कि अगर तुमने इससे हेल्प ली तो इसको भी तुम्हारे साथ ही भेज दूंगा काम करने के लिए। अब शिन किसी से भी हेल्प नहीं ले पाती और उसको काम के लिए वापस से जाना पड़ता है। और फिर शियान दिखाया जाता है जो चैन के पास पहुंच जाता है उसकी मीटिंग में, जबकि वो इनवाइट भी नहीं था और आकर सॉरी करने लगता है कि मैं बिन बुलाया मेहमान बन गया क्योंकि वो तो यहाँ पर असल में इसे प्रोजेक्ट लेने के लिए आया था। इसलिए बात करने लगता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो। पर चैन को कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर तुम इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो तो ये तुम पर बहुत ही ज्यादा बर्डन डालेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे ताकि तुम इनको ज्यादा से ज्यादा काम करके दिखाओ और ये तुमसे 3 गुना से भी ज्यादा पैसे वापस लेंगे और ये तुम पर बोझ नहीं होगा बल्कि तुम्हारे वर्कर्स पर भी दबाव होगा कि उन लोगों ने इनके पैसे वापस करने हैं। और मैं भी तुम्हें एक डील देता हूँ, तुम्हें मेरी कंपनी से पैसे मिलेंगे पर किसी भी किस्म का दबाव नहीं होगा, तुम अपनी मर्जी से अपनी कंपनी को चला सकते हो, जैसे कि कोई भी तुम पर हक न रखता हो और तुम बिल्कुल ऐसे ही चाहते हो ना। उसकी बातों को सुनने के बाद चैन चुप हो जाता है, कहने लगता है कि मैं इसके लिए थोड़ा टाइम चाहूंगा ताकि मैं अपने वर्कर से पूछ सकूं कि मुझे क्या करना है। यहाँ तक कि मिंगो को भी सॉरी कर देता है। मिंगो को तो गुस्सा आ जाता है कि उसको ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, पर अभी तक तो चैन ने शिनयान को भी प्रोजेक्ट नहीं दिया था। और शिन दिखाई जाती है जो बैठकर अपना काम कर रही होती है, साथ में ऑडियो साथ में टाइपिंग वाला और तभी उसके कीबोर्ड पर पानी गिर जाता है जिसे साफ करते करते उसका पीसी भी बंद हो गया था और उसकी इतना टाइम की मेहनत जाया हो गई थी। ये देखकर वो कह रही होती है कि मैं ड्राफ्ट को वापस कैसे लेकर आऊं। वो तो असल में शॉई को ये बात सुनाना चाहती थी पर शॉई उसकी बात भी नहीं सुनती ना ही उसकी तरफ देती है। तो ये भी बात उठकर जाने लगती है तो उसको याद आता है कि अंकल ने बोला था कि अगर तुम टाइम से पहले वापस आ गई तो तुम्हारे लिए घर का रास्ता बंद है। अब यही सोचकर ये वापस से बैठ जाती है और अपना काम दोबारा से करने लगती है। और लिंक जो सबके पास आकर अपनी न्यू इंटर्नी से मिलवा रही होती है और सबसे मिलवाने के बाद उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी इंटर्नी कहाँ पर है। वो भी देखने लगती है कि वो कहाँ पर गई, पर उसे यही कहती है कि अगर छुट्टी का टाइम हो गया तो मैं उसे क्यों रोकूंगी, वो घर ही जाएगी ना, जाहिर सी बात है। पर ये तो अपनी इंटर्नी को ओवरटाइम काम करवाने के लिए वहाँ से ले जाती है। उसके जाने के बाद नानू को बता रही होती है कि जो इसको न्यू इंटर्नी मिली उसने टॉप किया और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है और साथ ही साथ गोल्ड मेडलिस्ट भी है, बहुत से अवार्ड्स वगैरह भी से मिले हैं, तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा काम करेगी, तो मुझे भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, ये ना हो कि वो मेरी जगह ले ले। और इधर शिन दिखाई जाती है जो घर पे वापस आ गई थी, कैंपा के पास बैठकर बहुत खाना खा रही होती है कि मैंने आज बहुत ही ज्यादा मेहनत की। कैंपा भी इसको खाना दे रहे होते हैं, शियान भी आ जाता है जो आकर इसको खाते हुए देखकर कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि इसने ज्यादा काम किया होगा जिस तरह ये खा रही है। तो शिन कहने लगती है कि कैंपा ये तो मुझे ब्लड रिलेशन के भी नहीं लगते, आप तो कितने अच्छे हैं, आपने मुझे कितने अच्छे से खाने का पूछा, ये
तो मेरा खाना गिनने के लिए आ गए हैं। ये तो कहीं से भी मेरे अंकल नहीं लगते और भी बताने लगते हैं कि जो मुझे काम सिखा रही हो वो तो मुझे देती भी नहीं है और ना ही कुछ बताते अगर मुझे गलत हो जाए तो, बल्कि बस मुझे 2 घंटे की रिकॉर्डिंग दे दी और कहा कि इसमें से क्वेश्चन निकाल कर दे दो और यही काम कर करके मैं आ गई हूँ। ग्रैंडपा को भी